गुड इवनिंग भाई लोग, क्या हाल चाल है सभी के। बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और एक बार मुझे बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, सभी लोग जल्दी से बताओ बेटा। लोकनाथ राम राम। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है तो अच्छी बात है। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन मेडिवल हिस्ट्री का। और आज हमारी तुगलक डायनेस्टी खत्म हो जाएगी और फिर दो डायनेस्टीज बचेंगी, वो है सिर्फ अपनी सैयद और लोदी, जो कि कल ही शायद पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बच्चों मुगल एम्पायर पर। मुगल एम्पायर पर या फिर हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर, दोनों में से कोई एक, और उसके बाद अपनी मेडिवल हिस्ट्री खत्म होने को आ जाएगी। चलो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। और आज हमारा दिल्ली सल्तनत का पार्ट 5 है, जिसमें हम ऑलरेडी तुगलक डायनेस्टी को शुरू कर चुके हैं। गियासुद्दीन तुगलक हो चुका है, आज मोहम्मद बिन तुगलक यानी पगले आदमी को पढ़ना है। और दूसरी साथ यहां पे हम पढ़ेंगे अपना पगले का लौंडा यानी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलो जल्दी 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 सभी लोग जल्दी से ऐड हो जाओ और उसके बाद शुरू करते हैं सेशन को। जल्दी बेटा जल्दी। शुरू करें। चलो ओके, शुरू करते हैं बेटा, शुरू करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल, आज पढ़ेंगे वाइसेस्ट फूल किंग। और अच्छा, ये जो फिरोज शाह तुगलक है ना, ये कहीं कहीं पे लिखा है इसका बेटा है, पर इसका बेटा है नहीं, ये एक्चुअल में इसका बेटा नहीं है, ये इसके परिवार का ही लड़का है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो बाप था ना, गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गियासुद्दीन तुगलक का एक छोटा भाई था, उस छोटे भाई का लौंडा है ये। मतलब ये मान के चलो कि मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का लौंडा है ये। ठीक है, चलो हाँ हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं हुआ है, आज करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के फादर का नाम था गाजी मलिक यानी गियासुद्दीन तुगलक, और गियासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई है, उस छोटे भाई का बेटा है फिरोज शाह तुगलक। तो यानी दोनों आपस में कजन है। पहले मोहम्मद बिन तुगलक शासन करेगा, फिर उसके चाचा का बेटा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलो कजन है बिल्कुल। ये थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट मिलता है, कजन वाली थ्योरी को, बेटे वाली थ्योरी को कम सपोर्ट मिलता है। खैर, आज हम पढ़ेंगे हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। तो बहुत बढ़िया है बंदा, है ना, पर अपने गलत डिसीजन की वजह से इसे मूर्ख कहा गया है। अच्छा, डिसीजंस वैसे तो बहुत बढ़िया थे, पर जिस टाइम पर लिए गए वो डिसीजंस का टाइम गलत है। ध्यान से देखो, अयान घने बालों का राज, भाई ये डीएनए का फर्क है। माँ बाप के बाल ऐसे होंगे तो हमारे अंदर भी आ गए, है ना, या दादा दादी के होंगे, कुछ तो रहा होगा। चलो बेटा देखो, तो हमारे पास तुगलक डायनेस्टी का दूसरा रूलर है गियासुद्दीन तुगलक, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने बच्चों 1385 से, ध्यान से देखो 1385 बोल रहा हूं, सॉरी 1325, 1325 से 1351, 1325 से 1351 तक रूल किया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो पूरी कहानी। सभी को राम राम, जय हिंद, नमस्कार बच्चों। सभी लोग ध्यान से कहानी सुनो, आज पगले की कहानी सुनेंगे। ये जो जौना खान है, इसी का नाम बाद में होता है मोहम्मद बिन तुगलक। यानी इसका जो इनिशियल नेम है, इसका जो शुरुआती नाम है, बचपन का नाम है, रियल नेम है, वो है जौना खान। गियासुद्दीन तुगलक का बेटा है जौना खान।
इसी का बाद में नाम पड़ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा, है ना, सुल्तान बन बैठा। और जब वो दिल्ली में बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो अपने आप में एक जबरदस्त पर्सनालिटी था। मतलब ऐसा कोई सुल्तान नहीं हुआ दिल्ली की गद्दी पर जो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं इंटेलिजेंट बोल रहा हूं भाई लोग, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बहुत ही असाधारण राजा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राजा है। इसके काम सुनोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये क्या सोचता था, यार क्या करता था ये। तुम खुद देखो, अरबी भाषा की नॉलेज, ठीक है, फारसी की नॉलेज, यानी अरेबिक आती है इसको, पर्शियन आती है भाई, इसको एस्ट्रोनॉमी आती है, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस की स्टडी करता था भाई, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, दर्शन, फिलॉसफिकल आदमी भी है, फिलॉसफी पढ़ी हुई है, गणित, मैथमेटिशियन था, और एक तरह से डॉक्टर भी कंसीडर कर लो, वैद्य भी कंसीडर कर लो इसे। यानी मेडिकल की नॉलेज है, मैथ्स की नॉलेज है, फिलॉसफी पढ़ी हुई है, एस्ट्रोनॉमी जानता है, 2 भाषाएं जानता है, समझ रहे हो भाई। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त इंटेलिजेंट आदमी। पर ध्यान से देखो इसने क्या किया, जो इसका ये पूरा तेज दिमाग है, इस तेज दिमाग का इस्तेमाल किया इसने समय से आगे जाकर। समझ रहे हो भाई, जैसे आज मान लो हम जिस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं, और आज हम ये बोल दें कि भाई आने वाले टाइम में टाइम ट्रेवल कर पाएगा इंसान, फ्यूचर के साथ साथ पास्ट में भी जा पाएगा। तो आज के टाइम में अगर हम किसी के सामने बोलेंगे कि देख लेना भाई टाइम ट्रेवल कर पाएगा आदमी, समय में आगे पीछे जा पाएगा, तो कोई बोलेगा अरे पागल है क्या यार, तू कैसी बातें करता है, समय में कैसे आगे पीछे जा सकता है। हालांकि इस पर बेस्ड कई सारी मूवीज बन चुकी हैं, पर आज भी लोगों को ट्रस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल अभी नहीं है। पर हम बोल दें कि आगे जाके समय में होगा देखना, तो हमें आज के टाइम में लोग क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे, क्योंकि हम समय से आगे की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही जबरदस्त डिसीजंस लेता था, ऐसी ही बातें करता था, लोग इसे पगला बोलते थे। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। बिल्कुल इसके साथ दिक्कत यह है कि भाई साहब जो है हैस्टी है। हैस्टी का मतलब है कि डिसीजंस लेता था बढ़िया, पर हमेशा यह सोचता था कि जो डिसीजन ले रहा है वो तुरंत इसको रिजल्ट दे। समझ रहे हो, जैसे आज के टाइम में कोई बच्चा ऐसा हो कि सर मेरे को ना ये 5-6 महीने की लंबी तैयारी नहीं चाहिए, सर मुझे कोई ऐसी चीज बताओ कि मैं 2 महीने तैयारी करूं और एग्जाम निकाल लूं। ऐसे थोड़ी हो सकता है यार, आपको सही टाइम पर सही एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर तुम्हें 6 महीने की तैयारी की जरूरत है तो 6 महीने करनी पड़ेगी, है ना। यू कांट प्रिपेयर फॉर 2 months एंड क्लियर द एग्जाम, एज सिंपल एज दैट। नहीं कर सकते भाई, 6 महीने की तैयारी चलेगी उसमें। तो अब बात यह है कि इसको कौन समझाए। इसको लग रहा है कि मैं डिसीजन बहुत सही ले रहा हूं, सही ले रहा था, बहुत लॉजिक लगाता था, बहुत बढ़िया दिमाग है। पर एक दिक्कत थी कि इसको लग रहा है इसके अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है इसके अंदर। एक बार जो उसने डिसीजन ले लिया इसको तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो भाई ऐसा आदमी तो फिर मार ही खाएगा हमेशा। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल लोकनाथ। अब क्या होता है कि इसने ये 5 डिसीजंस लिए। तुम डिसीजंस देखो यार, इतने जबरदस्त है। मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा एक एक डिसीजन की। टैक्सेशन इन दी दोआब, भाई तुम सब जानते हो यहां पर जैसे ये गंगा नदी है, यहां पर तुम सब जानते हो जैसे ये 2 ग्लेशियर्स हैं। एक तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, इधर सतोपंत ग्लेशियर है। गंगोत्री से आती है अपनी गंगा, मतलब भागीरथी, सतोपंत से आती है अलकनंदा। ये भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं देवप्रयाग में उत्तराखंड में तो बनती है गंगा। और यही गंगा जो है इस तरह से आगे बढ़ती है, यूपी होते हुए इस तरह से बिहार जाते हुए, फिर झारखंड होते हुए बंगाल में जाके इस तरह से सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ये गंगा रिवर हो गई भाई, है ना, ये गंगा रिवर हो गई। और यही दूसरी जगह ये उत्तराखंड में गंगोत्री के साइड में ये है यमुनोत्री ग्लेशियर। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है हमारी यमुना रिवर। ये देखो ये यमुना रिवर, और इस तरीके से यमुना बह रही है, देख रहे हो भाई, इस तरह से यमुना बह रही है, प्रयागराज में जाके मिल जाती है इससे। तो गंगा और यमुना के बीच का जो इलाका है, यमुना और गंगा के बीच का जो इलाका है,
इसे बोलते हैं दोआब रीजन, गंगा यमुना दोआब। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? गंगा यमुना दोआब। तो गंगा यमुना दोआब रीजन में इस भाई ने क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। अब देखो कितना पनौती है, कितना बेकार डिसीजन है। इसने क्या किया, अब मैं तुम्हें इस डिसीजन के बारे में बताता हूं। देखो होता क्या है कि इसके खजाने में थोड़ा पैसा कम हो गया, इसके खजाने में थोड़ा पैसा कम हो गया, तो इसको लगा कि यार ऐसा करते हैं, टैक्स का रेट बढ़ा देते हैं। और गंगा यमुना दोआब ऐसा रीजन है जहां पे गंगा और यमुना के पानी का प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। यानी गंगा और यमुना का पानी जो है बहुत बढ़िया है, मीठा पानी है। और गंगा और यमुना दोनों नदियों के बीच का जो एरिया सबसे ज्यादा उपजाऊ है, गंगा यमुना का दोआब रीजन, यानी दो नदियों के बीच का एरिया। तो बोला ये दो नदियों के बीच का एरिया बहुत ज्यादा उपजाऊ है, क्यों ना इस इलाके में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर टैक्स का रेट बढ़ा दिया जाए, तो जो ज्यादा टैक्स आएगा उससे मेरा जो खजाना है वो भर जाएगा। अब इसकी किस्मत इतनी बकवास है गंगा यमुना इलाके में कभी कुछ नहीं हुआ, गंगा यमुना दोआब में कभी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही इसने टैक्स लगाया, जैसे इसने टैक्स लगाया, कुछ दिनों बाद पता चला कि ससुरा गंगा यमुना दोआब रीजन में सूखा पड़ गया। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में सूखा पड़ गया जैसे इसने टैक्स लगाया। भाई की किस्मत ही खराब, और नुकसान हो गया। एक तो किसानों के बीच में जो इमेज गिर गई वो अलग, किसानों ने टैक्स बढ़ा दिया तो किसान परेशान हो गए टैक्स बढ़ाने पे किसान परेशान हो गए, और एक तो इमेज गई, दूसरा टैक्स भी नहीं मिला, क्योंकि वहां पे क्या हो गया? सूखा पड़ गया। उल्टा मदद और करनी पड़ गई किसानों की। सूखा पड़ गया तो किसानों की मदद करनी पड़ेगी ना, उनका खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, या फिर जो उनकी फसल हुई है थोड़ी बहुत उसमें से टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। यानी कुछ तो करना पड़ेगा, या तो मदद ऐसे करो कि भाई उनको खाने पीने का सामान दो, और अगर मदद ऐसे नहीं कर सकते तो भाई उनका टैक्स माफ करो। तो जहां ये टैक्स ससुराल लगाने गया वहां टैक्स माफ करना पड़ा इसको, है ना भाई? पनौती पनौती है बिल्कुल गोपाल, देखो ध्यान से। तो एक तो ये इसके साथ हो गया। दूसरा, इस भाई साहब ने क्या किया, सब कुछ ठीक चल रहा है पर इसका दिमाग चल रहा है बहुत तगड़ा, दिमाग बिल्कुल सही चला। इसने बोला कि यार दिल्ली जो है ना, दिल्ली जो है ये उत्तर भारत में पड़ गई, तो दिल्ली से मेरा जो दक्षिण की तरफ का जो एरिया उस पर मैं शासन ही नहीं कर सकता। दक्षिण की तरफ के एरिया में हमेशा मुझे खतरा लगा रहता है कि कोई उस एरिया को छीन ना ले, दूर पड़ गया दिल्ली से। तो मुझे कोई ऐसा इलाका चाहिए जहां से मेरा उत्तर भारत का राज्य और दक्षिण भारत का राज्य दोनों जगह बराबर पड़े, बीच की जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो इस बंदे ने डिसाइड किया कि भाई मैं कैपिटल शिफ्ट करूंगा। इसकी राजधानी थी दिल्ली में एक जगह है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद तो राजधानी इसने शिफ्ट की 1327 में। इसने क्या किया, दिल्ली के तुगलकाबाद से कैपिटल शिफ्ट कर ली। महाराष्ट्र में एक जगह है बच्चों, उस जमाने में तो बोलते थे देवगिरी या देवगिरी, इसका इसने नाम बदल के कर दिया दौलताबाद। इसका नाम क्या कर दिया? दौलताबाद। देवगिरी में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली ताकि उत्तर भारत के इलाके पर भी नजर रख पाए, ताकि उत्तर भारत के इलाके पर भी नजर रख पाए और दक्षिण भारत के इलाके पर भी नजर रख पाए, इधर भी नजर रख पाए और इधर भी नजर रख पाए। इस हिसाब से इसने देवगिरी को चुना। तो चुना बहुत सही है, चुना बहुत सही है कि भाई सब जगह बराबर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो डिसीजन बढ़िया था। पर इसके अंदर पेशेंस नहीं है, पूरी रिसर्च नहीं की ढंग से, पूरी रिसर्च नहीं की। बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी ने इलाका जीता हुआ है, इसको तो बस मिल गया, तो साउथ का एरिया भी इसको मिल गया। अब इसने कैपिटल शिफ्ट की है, देखो देवगिरी इसने कैपिटल शिफ्ट की, और इसने कैपिटल रातों रात शिफ्ट की है भाई। अपनी राजधानी के लोगों को बोला, दिल्ली के लोगों को बोला भाई ऐसा है, अब से नई राजधानी में जाके बसना है, सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने घर बार को छोड़ने की तैयारी करो, और सबको चलना है देवगिरी में, दौलताबाद में, सब वहीं जाके बसेंगे नई राजधानी में। तो लोगों को जबरदस्ती लेके गया, कई सारे लोग, हजारों लोगों का मन नहीं था जाने का। उनको था कि भाई हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम दिल्ली में ही रह लेंगे, हमें क्या अलग राजधानी में लेके जा रहे हो यार, जो दौलताबाद में जो लोग रह रहे हैं वही उन्हीं को राजधानी बना लेना, आप उन्हीं को अपनी राजधानी के लोग में शामिल कर लेना। बोला नहीं, दिल्ली के जो लोग हैं वही चलेंगे दौलताबाद। सारे लोगों को ले गया दौलताबाद, सारे लोगों को दौलताबाद लेके आया। एक अंधा था, इसके बारे में कहानी बताई जाती है, एक अंधा था,
तो संते ने बोला कि सुल्तान जहांपना, मैं अंधा व्यक्ति हूं और मुझे ऐसा लगता है कि इतने लंबे डिस्टेंस पे मैं ट्रेवल नहीं कर पाऊंगा, रास्ते में ही दम तोड़ दूंगा। अब इसके अंदर पेशेंस नहीं, इसके अंदर ये पूरा शॉर्ट टेम्परामेंट है एकदम। अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि भाई ऐसा है, इसको घोड़े से बांधो और दौलताबाद तक इसको घोड़े से खींचो। इसने मेरे हुक्म का एक तरीके से उल्लंघन कैसे किया? जब मैंने बोल दिया कि दौलताबाद जाना है तो दौलताबाद जाना है ना भाई। दिस डिसीजन ऑफ माइंड कैन नॉट बी क्वेश्चन। भाई सवाल पूछने का तो मतलब ही नहीं है। भाई साहब, इस बंदे ने घोड़े से बांध के घिसटवाया है उसको। उस बंदे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद ही, कुछ घंटों के बाद ही। नहीं 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 लोकनाथ, ये नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सिंप्लीफाई करना चाहता था ये, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से इसने हरकत की। अच्छा, वहां दौलताबाद पहुंच गया, कुछ महीने रहा, सारे लोगों को बोला चलो ठीक है तुम्हारे लिए घर वर बनवा दिया है, बिल्डिंग्स वगैरह बनवा दी, सारा पैसा खर्च कर दिया राजधानी बनवाने में, घर वगैरह बनवाने में, पूरा नाली वगैरह सिस्टम, नल वगैरह सिस्टम, पानी वगैरह सिस्टम सब करवाने में पूरा खर्चा किया, राजधानी बनाई मस्त एकदम। कुछ महीनों बाद दौलताबाद में सूखा पड़ गया। लोकनाथ, अब आएगा सूखा वाला, समझ रहे हो भाई? दौलताबाद में सूखा पड़ गया, नई राजधानी में, अब पानी की दिक्कत। अब दौलताबाद में पानी ना आए। भाई यमुना तो ग्लेशियर से बह रही थी तो लगातार पानी था दिल्ली में। भैया दक्षिण भारत में कौन से ग्लेशियर्स हैं? वो तो मानसून पर डिपेंडेंट, बारिश पर डिपेंडेंट जो नदियां हैं वो हैं वहां पर। समझ में आया कि नहीं? ये लो भाई पूरा पनौती। जैसी दौलताबाद में गया वहां पर सूखा पड़ गया, और उसके बाद जो है, अब दौलताबाद में जब सूखा पड़ गया, अब सोच रहा अब क्या करें, इतना खर्चा कर दिया, फिर लोगों को बोल रहा है ऐसा करो वापस चलो दिल्ली, वापस चलो दिल्ली। अब लोग फिर परेशान, फिर से लोगों ने अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांधा, बैलगाड़ी वगैरह, पैदल फिर रगड़वा दिया दिल्ली की तरफ। अब बताओ डिसीजन है कि नहीं बकवास? ससुरे पहले पता कर लेता कि पानी की दिक्कत है कि नहीं है, या पानी कितने टाइम साल में अवेलेबल रहेगा, कुछ नहीं मालूम। बस बीच में पड़ गया देवगिरी, इंपॉर्टेंट जगह है भाई। देवगिरी पे जिन लोगों ने शासन किया है, यादव वंश ने शासन किया है, उन्होंने कैसे किया, कुछ केस स्टडी तो समझ लेता कि कैसे करना है। कुछ नहीं, ईगो में आके, कॉन्फिडेंस में आके अपनी ऐसी तैसी करवा दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये दूसरा डिसीजन था। तीसरा, अब इसको लगा यार मेरे इन दो डिसीजन से, ध्यान से सुनो, इसको लग रहा है मेरे दो डिसीजन से बहुत खर्चा हो गया, राजधानी बनाने में खर्चा हो गया, शिफ्टिंग में बहुत खर्चा हो गया, और इधर जो है लोगों की मदद करने में खर्चा हो गया क्योंकि सूखा पड़ गया था गंगा यमुना दोआब में। तो इसको लगा कि ऐसा करते हैं कि लोगों से मैं ऐसा करता हूं। इसने एक चाल चली, मार्केट में जितना भी गोल्ड और सिल्वर के सिक्के हैं, ध्यान से सुनो क्या बोला इसने सोचा जितने भी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के सिक्के हैं वो मैं अपने खजाने में मंगवा लेता हूं लोगों से। कैसे? मैं एक ब्रॉन्ज का सिक्का चला देता हूं, कांसे के सिक्के चला देता हूं, कांसे के सिक्के चला देता हूं उन्हीं की वैल्यू की। मतलब जैसे मान लो एक सिल्वर कॉइन है, उसकी वैल्यू है 50 रुपए, तो इसने कांसे का सिक्का निकाला, ब्रॉन्ज का सिक्का निकाला, बोला ये भी 50 रुपए का है, इसकी वैल्यू भी 50 रुपए है। जो सिल्वर के सिक्के की वैल्यू है वही इस सिक्के की वैल्यू है। मतलब जनता को बोला कि तुम ऐसा करो, जितना भी तुम्हारे पास गोल्ड और सिल्वर के सिक्के हैं वो सब मुझे दे दो, उसके बदले में तुम उसी की वैल्यू की, उसी बराबर की वैल्यू के तुम्हें कांसे के सिक्के दे रहा हूं, ब्रॉन्ज के सिक्के दे रहा हूं। ठीक है भाई? इसने ब्रॉन्ज के सिक्के मिंट करवा दिए, छपवा दिए। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल नीतीश बेटा, एप्लीकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, वो ग्लिच आया होगा टेक्निकल, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, चल पड़ेगी आप, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। अब इसके बाद क्या सीन है? थैंक यू जतिन, थैंक यू बेटा। तो अब इसने टोकन करेंसी यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलवा दी कांसे की, सारे लोगों को वो सिक्के बंटवा दिए कांसे के, और सबसे गोल्ड और सिल्वर ले लिया और अपने खजाने में शामिल कर लिया। अब खुश हो रहा है, गोल्ड और सिल्वर आ गया, अब तो गोल्ड और सिल्वर आ गया, मजे हो गए, इनको तो मैंने कांसा पकड़ा दिया, ब्रॉन्ज पकड़ा दिया इनको। अब बात यह रही कि गोल्ड और सिल्वर तो इजीली अवेलेबल नहीं होता था भाई, गोल्ड और सिल्वर वैसे ही बहुत कम होता है भाई, खनिजी तो है, गोल्ड और सिल्वर हर जगह अवेलेबल थोड़ी होता है, मुश्किल से मिलता है।
तो इसने गोल्ड और सिल्वर मंगवा लिया अपने पास, और लोगों के बीच में करेंसी कौन सी छोड़ दी? कांसे की, ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज की करेंसी लोगों के बीच में छोड़ दी। अब सीन क्या है भाई, ध्यान से सुनो। ब्रॉन्ज इतना इजीली अवेलेबल था कि लोगों ने घर में टकसाल खोल दी भाई, सिक्के छापने की मशीन बना ली घर में लोगों ने। और हर जगह अवेलेबल है कांसा, क्योंकि कांसा बनाने के लिए क्या चाहिए? तांबा, कॉपर और टिन। कॉपर और टिन को पिघला के जब मिलाएंगे तो कांसा बन जाएगा, उसके सिक्के बन जाएंगे। तो कॉपर और टिन तो लगभग हर जगह अवेलेबल था। कॉपर और टिन इतना अवेलेबल था कि लोग जो है कॉपर टिन लाए, घर में टकसाल में छापने लग जाए सिक्के। सबके पास इतने सिक्के आ गए, सब अमीर हो गए, सबके पास इतना करेंसी आ गई। ध्यान से देखो, सबके पास इतनी करेंसी आ गई कि अब जो है सब लोग मार्केट में पहुंच जाए पैसे लेके, करेंसी लेके, कि हमें वो सामान खरीदना है। साला हम अमीर हो गए, हमको वो सामान खरीदना है, महंगे से महंगा सामान खरीद रहे मार्केट में जाके। अब इतना पैसा आ गया इन लोगों के पास, क्योंकि घर में छाप रहे हैं करेंसी, कि हर सामान को अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? सामान महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा हो गया तो महंगाई बढ़ानी पड़ी। अब इसको लग रहा है यार ये तो मेरी इकॉनमी डूबने लग रही है, इतनी महंगाई हो गई है मेरे राज्य में, मेरे किंगडम में। ये तो साला ब्रॉन्ज के सिक्के तो हर किसी के पास है। अब इसकी लुप लुप हो रही है। अब इसको लगा भाई ये तो वापस लेने पड़ेंगे, वरना तो ये तो पता नहीं पूरी इकॉनमी का ठप्पा बिठा देंगे। अब बोल रहा है उनको कि मैं जितने तुम्हारे पास कांसे के सिक्के हैं वो मुझे वापस करो, मैं गोल्ड और सिल्वर वापस दे रहा हूं। साले, देख रहे हो तुम इसका आइडिया? बोल रहा है फटाफट से कांसे के सिक्के मुझे दो, उतनी ही वैल्यू के गोल्ड और सिक्के मैं तुम्हें देता हूं, गोल्ड के और चांदी के सिक्के। ये लो, हो गया पैसा ही पैसा, खेला हो गया। फिर पनौती ससुरा, गलत डिसीजन ले लिया। तो सांकेतिक मुद्रा से भी फंस गया ये, और बर्बाद हो गया। ये बचने की कोशिश कर रहा था और बर्बाद हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, अगले दो भी देखो तुम। ठीक है, ये कराचिल एक्सपीडिशन तो आखिर में देखेंगे। ये देखो, इसमें और भी मजा आएगा। खुरासान अभियान, ये ईरान में एक जगह है खुरासान। ठीक है, ईरान में एक जगह है खुरासान। तो वहां पर दो गुटों में खुरासान को लेकर लड़ाई चल रही थी। इसको लग रहा था कि ईरान के उस खुरासान इलाके पर अटैक कर देता हूं। दो गुटों में पंगा चल रहा है, दो छोटे छोटे गुट हैं, आपस में लड़ रहे हैं खुरासान के लिए। अभी किसी का भी कब्जा नहीं दोनों में से। मैं ऐसा करता हूं, मैं एक साल अपनी आर्मी को तैयार करता हूं जबरदस्त तरीके से, और इनको खुरासान भेजता हूं और खुरासान पे कब्जा कर लूंगा। हिंदुस्तान से बाहर भी मेरी एक टेरिटरी हो जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। इस भाई साहब ने ईरान में जो खुरासान है उसको जीतने के लिए अभियान शुरू किया। उससे पहले, अभियान शुरू करने से पहले इसने एक साल अपने आर्मी के जो सिपाही हैं उनको एक साल पूरी ट्रेनिंग दी, एक साल का एडवांस पैसा दिया, रुपया दिया, सैलरी दी, और उसके बाद उनको बोला खुरासान जाओ और जल्दी से खुरासान को जीत के आओ। एक साल बाद जब ये खुरासान गए सारे के सारे, तैयारी करके एक साल की पूरी एडवांस सैलरी लेके पूरी तैयारी करके जब गए हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग के ही तो पैसे मिले, ट्रेनिंग ही हुई है, मजे लिए उन्होंने, ट्रेनिंग लिए, मजे लिए हैं, उसका इसने एडवांस में सैलरी दे दी सबको, एक साल की, सभी ट्रूप्स को एक एक साल की सबकी सैलरी दे दी एडवांस में। और जैसे ही ट्रूप्स पहुंचे इसके खुरासान, पता चला कि उन दोनों गुटों में सहमति हो गई है और खुरासान का मुद्दा ही सॉल्व हो गया। ये लो भाई, और पनौती। समझ में आया कि नहीं? ये देखो, साला एक साल वेट किया, तैयारी करवाई ट्रूप्स की, उनको एक साल की सैलरी दी एडवांस, और जैसे ही ट्रूप्स गए वहां पता चला आधे रास्ते में कि खुरासान का तो मुद्दा ही सुलझ गया। ठीक है। तो इस तरीके से खुरासान अभियान भी इसका फेल हो गया। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली तुमने सुना होगा, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, तो वहां पर कराचिल है, कराचिल नाम की जगह है। ये देखो यहां पर है कराचिल, ये पूरा कराचिल वाला एरिया है। तो यहां पे चाइनीज लोग जो है, यानी चाइनीज जो लोग हैं वो तिब्बत के रास्ते अटैक करते रहते थे। यहां पर तिब्बत के रास्ते अटैक करते रहते थे चाइनीज लोग। तो उनसे बचने के लिए इसने ये अभियान चलाया था। इस अभियान में इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, ये अभियान थोड़ा इसका ठीक रहा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। पर यह कि इस अभियान में ये जो है हारते हारते बचा है। पहाड़ों में लड़ने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, पहाड़ों में चला गया लड़ने के लिए। ठीक है,
तो कराचल अभियान इसका ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। बाकी यहां इन 4 डिसीजंस में तो इसने बहुत ही ज्यादा पनौतीपन दिखाया है भाई। बिल्कुल, ये शुरू से ही क्वालिटी है भाई अंकुश इसकी, ठीक है, कुछ भी करने जाएगा बैंड बज जाएगी। तो ये जो इसके डिसीजंस थे इसके ऊपर उल्टे पड़ गए, ठीक है। तो राजधानी का स्थानांतरण हमने देख लिया क्या हुआ, दोआब में कराधान हमने देख लिया क्या हुआ, सांकेतिक मुद्रा का परिचय हमने ये भी देख लिया, खुरासान अभियान भी देख लिया, और ये देखो चीनी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए हिमालय में कुमाऊं की पहाड़ियों में इसने शुरू किया था ये। तो इस तरीके से ये ऐसी रहा, पूरे टाइम ऐसी रहा। और लास्ट में देखो आखिर में इसकी मृत्यु कैसे हुई। सिंध में एक जगह है थट्टा, सिंध जो पाकिस्तान का जो सिंध है ना, पाकिस्तान का जो सिंध है यहां पर, इसमें एक जगह है थट्टा। थट्टा में एक तुर्की गुलाम तगी, तुर्की गुलाम था, उसके खिलाफ, तगी के खिलाफ इसने अभियान चलाया और उस अभियान के दौरान, उस युद्ध के दौरान ये मारा गया। तो याद रखो ही डाइड इन थट्टा। थट्टा नाम की जगह सिंध में है, पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में, और वहां तुर्की गुलाम था तगी। उस तगी की वजह से, यानी उस तगी से लड़ते लड़ते ये हार गया, ठीक है भाई, और मर गया। पर एक चीज याद रखना, इसने 2 काम किए बढ़िया। इसने एक नया डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट बनाया, अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका नाम है दीवान-ए-कोही। दीवान-ए-कोही, दीवान-ए-कोही, इसका याद रखना, दीवान-ए-कोही किस डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को। और साथ ही साथ ध्यान से देखो, इसने आदिलाबाद का किला और जहांपनाह शहर का निर्माण करवाया, आदिलाबाद का किला और जहांपनाह शहर का निर्माण करवाया। तो याद रखना, एक तो दीवान-ए-कोही एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट, और आदिलाबाद का फोर्ट, और जहांपनाह शहर का निर्माण करवाया, ठीक है भाई। चलो, इसके बाद एक चीज याद रखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में ऊपर की तरफ, जैसे ये अफ्रीका देखो ध्यान से, मैं मैप बना के दिखाता हूं, जैसे ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका में यहां पर एक देश है, ये रेड कलर से मैंने मार्क किया, मोरक्को। तो मोरक्को देश का एक यात्री इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता प्रसिद्ध मोरक्को यात्री 1334 में दिल्ली पहुंचा। अब भाई 1325 से 51 के बीच में, 1325 से 51 के बीच में तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही रूल है। ये 1334 में पहुंचा और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 8 वर्षों तक ये रहा है काजी, जज रहा है ये, जज, ठीक है। तो याद रखो भाई, काजी जो है जज रहा ये, और 8 वर्षों तक जज रहा उसके दरबार में, काजी रहा। इब्न बतूता मोरक्को का था, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर ये चाइना चला गया, मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनके, और चाइना से फिर चला गया अपने घर। तो याद रखना, इब्न बतूता जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो दिल्ली सल्तनत थी उसके बारे में अपनी किताब सफरनामा, यानी रेहला, ये इंपॉर्टेंट नाम है रेहला, ये आता है एग्जाम में,